आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक से आए एक ऐसे मामले की जो किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा और विश्वास की बुनियाद पर ही गहरे सवाल खड़े कर देता है। और यही सवाल इस पूरी जांच के केंद्र में है। क्या होता है जब वो सिस्टम जिन्हें कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है उन्हीं पर नुकसान पहुंचाने में मदद करने के आरोप लग जाते हैं। यही इस मामले का सबसे बड़ा संघर्ष है, जहां विश्वास और सुरक्षा की कथित तौर पर धज्जियां उड़ाई गईं। आइए एक नज़र इस मामले की टाइमलाइन पर डालते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे एक अकेली शिकायत कुछ ही हफ्तों के अंदर एक बहुत बड़ी जांच में तब्दील हो गई। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कहानी शुरू हुई मध्य फरवरी 2026 में, जब पुलिस ने अपना एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया। 26 मार्च को पहली एफआईआर दर्ज हुई और फिर 3 अप्रैल आते आते एफआईआर की संख्या बढ़कर 9 हो गई। इसके ठीक बाद 7 अप्रैल को पहली गिरफ्तारी हुई और फिर जांच का दायरा बढ़ता ही चला गया। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर सामने आया कैसे। ये खुलासा इतना चौंकाने वाला क्यों था? ये सब कुछ हो रहा था महाराष्ट्र के नासिक में, एक बड़ी आईटी कंपनी की बीपीओ यूनिट के अंदर। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 300 लोग यहां काम करते थे। यहीं से आरोपों की ये पूरी श्रृंखला शुरू हुई। तो देखिए, इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा 26 मार्च को, जब एक महिला कर्मचारी ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उनका आरोप था कि एक सीनियर ने शादी का झूठा वादा करके उनका यौन शोषण किया। ये वो पहली आधिकारिक शिकायत थी जिसने एक बड़ी जांच का दरवाजा खोल दिया। लेकिन बात सिर्फ एक शिकायत तक सीमित नहीं रही। देखते ही देखते 3 अप्रैल तक कुल 9 एफआईआर्स दर्ज हो गईं और ये शिकायतें 8 अलग-अलग महिलाओं और एक पुरुष कर्मचारी की तरफ से थीं, जिसमें सालों से चले आ रहे कथित उत्पीड़न के एक पूरे पैटर्न का आरोप लगाया गया था। अब आते हैं इस मामले के सबसे अहम और कह सकते हैं सबसे परेशान करने वाले पहलू पर, आरोपों का ये कथित सिस्टम। जांचकर्ताओं और शिकायतकर्ताओं के मुताबिक ये कथित नेटवर्क आखिर काम कैसे करता था। आइए इसे परत दर परत समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा था। पहला कदम प्रोफाइलिंग और टारगेटिंग, यानी ऐसे युवा जूनियर कर्मचारियों की पहचान करना जिनकी उम्र कम थी या जिनकी आर्थिक स्थिति शायद बहुत अच्छी नहीं थी। इसके बाद उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता था। आरोपी टीम लीड्स अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके डर का माहौल बनाते थे, करियर बर्बाद करने की धमकी देते थे। अगला कदम शोषण का था, और इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किए जाने की भी आरोप है। लेकिन शायद सबसे गंभीर आरोप ये है कि जब पीड़ितों ने एचआर डिपार्टमेंट में शिकायत की तो उनकी शिकायतों को कथित तौर पर सिस्टमैटिक तरीके से दबा दिया गया। अगर हम एफआईआर्स में लगाए गए आरोपों को देखें तो मामला काफी गंभीर है। इसमें यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, जैसे गलत तरीके से छूना या पीछा करना। शादी का झूठा वादा देकर यौन शोषण का आरोप है। यहां तक कि कुछ धार्मिक प्रथाओं को मानने के लिए दबाव डालने और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने जैसे आरोप भी शामिल हैं। और इन सब पर पर्दा डालने के लिए वर्कप्लेस पर डराने के भी आरोप हैं। इस मामले को और भी ज्यादा जटिल बनाती है इसमें कंपनी के अलग अलग विभागों की कथित भूमिका। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कथित तौर पर नए और कमजोर कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही प्रभावित करने के लिए किया जाता था। वहीं एचआर डिपार्टमेंट पर यह आरोप है कि उसने शिकायतों को नजरअंदाज किया, जिससे ये सब कुछ कथित तौर पर चलता रहा। मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल करके एक कथित सिस्टम बनाया गया था। तो जब इतने गंभीर आरोप सामने आए तो पुलिस ने क्या किया? चलिए अब पुलिस की उस खुफिया जांच पर एक नजर डालते हैं जिसने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। यहां एक बात जानना बहुत जरूरी है। पुलिस की कार्रवाई पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद नहीं, बल्कि उससे भी पहले शुरू हो चुकी थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक शुरुआती टिप ऑफ यानी खुफिया जानकारी के आधार पर नासिक पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया था। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। सोचिए, 6 महिला पुलिस अधिकारी 40 दिनों तक कंपनी के अंदर अंडर कवर काम करती रहीं। इस खुफिया जांच से जो सबूत मिले, उन्होंने ही कथित तौर पर केस को आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाई और आखिरकार वो 9 एफआईआर्स दर्ज हुईं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे चौंकाने वाला बताया और पुलिस की तेज कार्रवाई की तारीफ की। तो अब इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी गई है और उनके पास खंगालने के लिए सबूतों का अंबार है, जिसमें 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैट लॉग्स, जब्त किए गए मोबाइल फोन्स का डिजिटल डेटा और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स शामिल हैं।
तो इस जांच का, इन सबूतों का अब तक नतीजा क्या निकला है? बात करते हैं गिरफ्तारियों और जवाबदेही की। अब तक की कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 6 टीम लीड्स और एक एचआर अधिकारी शामिल हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक एक और एचआर अधिकारी, जिसे इस मामले का एक प्रमुख किरदार माना जा रहा है, वो फिलहाल फरार है। इस बीच कंपनी ने उन सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है जो जांच के दायरे में हैं। इतने बड़े आरोपों और गिरफ्तारियों के बीच कंपनी का क्या कहना है? खैर, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक आंतरिक जांच शुरू कर दी है और एक बयान जारी कर कहा है कि वो किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। और देखिए, ये मामला अब सिर्फ नासिक तक ही सीमित नहीं लग रहा। खबरें हैं कि एनआईए और एटीएस जैसी बड़ी सेंट्रल एजेंसियां भी इस केस में दिलचस्पी ले रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। ये इस बात का संकेत है कि जांच का दायरा कितना बड़ा हो सकता है। ये पूरा मामला सिर्फ एक कंपनी या कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है। ये अपने पीछे कुछ बहुत बड़े कानूनी और सामाजिक सवाल छोड़ जाता है, जिन पर सोचना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो कॉर्पोरेट के अपने सिस्टम पर ही उठता है। जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज होती हैं, जैसे पॉश एक्ट के तहत बनी समितियां, वो आखिर कितनी असरदार हैं? अगर उन पर ही कॉम्प्रोमाइज होने के आरोप लग जाएं, तो फिर उनकी विश्वसनीयता क्या बचती है? दूसरा सवाल है कॉर्पोरेशन की अपनी जिम्मेदारी का। अपने सबसे कमजोर कर्मचारियों को, जो नए हैं, जूनियर हैं, उन्हें पावरफुल पोजीशन पर बैठे लोगों के शोषण से बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सिर्फ एक कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक सवाल भी है। और आज के डिजिटल जमाने में एक और अहम सवाल खड़ा होता है। जब कंपनियों के पास अपने कर्मचारियों का इतना सारा डेटा होता है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उस डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो? ये डेटा प्राइवेसी और उसके दुरुपयोग का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, ये मामला भारत में कॉर्पोरेट जवाबदेही और वर्कप्लेस सेफ्टी कानूनों के पालन के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट साबित होगा। इस केस का जो भी नतीजा निकलेगा, वो आने वाले समय के लिए एक नज़ीर बन सकता है। फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया में कानून का पालन होना और सच्चाई का सामने आना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।